गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हमको बात करना है क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग की। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, आज हमको इस विषय पे बात करनी है। ये वीडियो लेक्चर बेटा यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और जो बच्चे अदर इंग्लिश मीडियम स्टेट बोर्ड से हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही या किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कत हो रही तो आप कमेंट सेक्शन में उस बात को लिखेंगे, मैं जिसको नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े वो बच्चे बेटा 7-8 यहाँ पे अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दे रहा हूँ, उस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है, मैं वहाँ से आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है बेटा। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, मैं यहाँ से आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड उनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं समय समय पर बेटा। अब देखिए हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। फिर हम लोग बात करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। आप ये मानिए बेटा कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता है बोर्ड एग्जाम में कि आना ही आना है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से एक क्वेश्चन हर साल फिक्स होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। तो देखिए ये क्या होती है, इट हैज एन unequal number of atom of one or more element in the reactant and product। अब ये कह रहा है एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट, जिसमें कौन बेटा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इनके नंबर ऑफ जो एलिमेंट होंगे, इनके जो एलिमेंट इनमें प्रेजेंट होंगे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। अब रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये सब बातें हम लोग बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। अगर आपने उन लेक्चरों को नहीं देखा तो सबसे पहले आपको प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट करना है, फिर इस वीडियो को प्रोसीड करना है बेटा। तो अब ये कह रहा है कि एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में वन और मोर देन वन एलिमेंट्स आर नॉट सेम। जब हमारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर से डिफर होते हैं तो उनको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने ये इक्वेशन लिखी बेटा, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। आपके सामने ये रिएक्शन लिखी गई बेटा कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, वाटर। अब देखिए रिएक्टेंट क्या होते हैं बेटा, जो आपके एरो के बैक साइड होते हैं इनको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। तो इस साइड वाले तो हो गए हमारे पास रिएक्टेंट, इस साइड वाले हमारे क्या हो गए बेटा, रिएक्टेंट। और जो एरो के आगे होते हैं बेटा उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये वाले हो गए हमारे प्रोडक्ट। अब देखिए अगर हम लोग बात करें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, एक मैंने टेबल आपके लिए बना दी है। तो देखिए अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ हाइड्रोजन की, तो रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन बेटा, 2 हाइड्रोजन है, जबकि प्रोडक्ट में भी कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट एंड बोथ प्रोडक्ट बोथ साइड आर सेम। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है। अब हम बात करेंगे बेटा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की। तो देखिए रिएक्टेंट की तरफ हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2 हैं, जबकि प्रोडक्ट की तरफ जो आपके नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो कितना, 1 है। तो अब देखिए ऑक्सीजन के एटम आपके सेम नहीं है, रिएक्टेंट की तरफ 2 है, प्रोडक्ट की तरफ 1 है। इसका मतलब ये जो केमिकल इक्वेशन है वो एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के ऑल द एलिमेंट आर नॉट सेम, जिनके एलिमेंट सेम नहीं होते, उनके नंबर सेम नहीं होते, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा, इसका रीजन क्या होता है बेटा, अनइक्वल मास ऑफ वेरियस एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और अगर कोई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो इसका मतलब उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास है वो भी अनइक्वल होगा, वो भी क्या होगा बेटा, अनइक्वल होगा। इट मीन्स टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट।
टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर कोई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो उसमें ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी बेटा, किसके लिए? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए। ये किसकी कंडीशन है बेटा? अनबैलेंस्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो ये कंडीशन है बेटा किसकी? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। किसकी कंडीशन है बेटा? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की है कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो उसका टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल नहीं होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। किसके इक्वल नहीं होगा बेटा? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट की। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं, अब हमारे समझ में आ गया कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। किसकी बात करेंगे बेटा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की हम लोग बात करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इक्वल ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। बोला गया है कि बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, जो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होते हैं उनके नंबर्स को इक्वल करते हैं बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन के रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड हम लोग नंबर ऑफ डिफरेंट एटम को जब इक्वल करते हैं तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है बेटा? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जब हम एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग बेटा नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इक्वल बोथ साइड, जब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम को इक्वल करते हैं बोथ साइड, तो इस प्रोसेस का नाम होता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जैसे हमने ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई बेटा हाइड्रोजन के साथ और यहां से बन गया वाटर, तो ये दोनों तो हो गए बेटा हमारे रिएक्टेंट, ये दोनों तो हमारे क्या हो गए बेटा? रिएक्टेंट। और ये हमारा हो गया प्रोडक्ट, ये हमारा क्या हो गया बेटा? प्रोडक्ट। अब देखिए अगर हम बात करें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने बेटा? 2, जबकि प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। तो यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है इन द बोथ साइड। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो रिएक्टेंट साइड आपके नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने बेटा? 2 हैं, बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट साइड इज 1। प्रोडक्ट साइड में कितना है बेटा? 1। इट मीन्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट इक्वल टू बोथ साइड। तो जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है ये बोथ साइड में इक्वल नहीं है। अब देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर बैलेंस्ड बट ऑक्सीजन एटम आर नॉट बैलेंस्ड। तो पहली चीज तो हमको यहाँ से ये पता चल गई बेटा कि जो हमारी केमिकल इक्वेशन लिखी गई है इसमें हाइड्रोजन एटम तो बैलेंस्ड है पर ऑक्सीजन एटम बैलेंस्ड नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास, एक लॉ होता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो एक लॉ होता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ मास का। किसका होता है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ मास का। वो लॉ आपको ये कहता है, वो लॉ आपसे ये कहता है बेटा कि जो आपका मास होता है नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना तो आप मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट मीन्स टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। इसका मीनिंग ये हो गया कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का जो टोटल मास होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए बेटा? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के। किसके इक्वल होना चाहिए बेटा? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के। क्योंकि ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जितना हम रिएक्टेंट लेंगे उसका जो टोटल मास होगा उतना ही मास हमारा किसका होना चाहिए बेटा? प्रोडक्ट का होना चाहिए। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए this is possible only the number of atom of each element is equal on the two sides of the equation। अब बोला है कि ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब किसी भी केमिकल इक्वेशन के बोथ साइड नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल। जब किसी भी इक्वेशन के बोथ साइड एवरी एलिमेंट्स, एवरी टाइप्स ऑफ एलिमेंट इज द सेम। कैसा होना चाहिए बेटा? नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल। ठीक,
जैसे हमारे रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अगर जितने भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं इधर, उतने ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इधर भी हैं, तो फिर ऐसी इक्वेशन को केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। और कंडीशन क्या है बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन की? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए बेटा किसके? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल होना चाहिए बेटा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। किसके इक्वल होना चाहिए बेटा? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो इस कंडीशन को याद रखना। ये कंडीशन किसकी है बेटा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन की है। ठीक, अब देखिए हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए बेटा जैसे आपके सामने ये इक्वेशन लिखी गई है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर मैं बात करता हूँ बेटा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, तो वो इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट की। ये कहाँ से लिखा है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो हम अगर बात करें टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में कौन कौन है बेटा? रिएक्टेंट साइड बेटा आपके पास हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। तो यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ क्लोरीन इक्वल होना चाहिए मास ऑफ HCl के। तो हाइड्रोजन का मास होता है बेटा 2 और क्लोरीन का मास होता है 71 ग्राम। अब इसी तरह बात करेंगे मास ऑफ HCl, तो HCl का मास होता है बेटा आपके पास कितना? 36.5। जब इनको ऐड करेंगे तो देखिए रिएक्टेंट का मास आ रहा है बेटा 73 ग्राम और प्रोडक्ट का मास आ रहा है 36.5 ग्राम। इट मीन्स गिवन रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? मास इक्वल नहीं है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मास इक्वल नहीं है। इसलिए हम इस रिएक्शन को कैसी रिएक्शन बोलेंगे बेटा? कि ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन बेटा? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन बैलेंसिंग की। अगर कोई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उसको बैलेंस कैसे करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं बेटा? बैलेंस कैसे करेंगे, हमको इसकी बात करना है। तो देखिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्लास 10th में बेटा हम लोग 2 मेथड का यूज करते हैं। एक तो होता है बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या होता है बेटा? हिट एंड ट्रायल मेथड। और एक होता है शॉर्ट ट्रिक मेथड। तो शॉर्ट ट्रिक मेथड में थोड़ा सा ये है बेटा कि ये मेथड आपका लेंदी होता है थोड़ा सा, लेकिन अगर एक बार आपने शॉर्ट ट्रिक मेथड को सीख लिया तो चाहे क्लास 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे BSc हो, चाहे MSc हो, आप किसी भी क्लास की इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है बेटा कि ऑल इक्वेशन पे वैलिड नहीं होता है, कुछ ही स्पेशल टाइप्स की रिएक्शनों में हम लोग अप्लाई करते हैं। तो क्लास 10th में ज़्यादातर रिएक्शनें बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व हो जाती हैं। क्लास 11th और 12th में क्या होता है बेटा कि हमको अनदर मेथड का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों मेथड सिखा दूंगा, हिट एंड ट्रायल मेथड, शॉर्ट ट्रिक मेथड। और मैं आपसे चाहूंगा कि आप शॉर्ट ट्रिक मेथड को ही सीखें, हिट एंड ट्रायल मेथड को ना सीखें, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा दोनों दे रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड कहता क्या है? राइट द वर्ड इक्वेशन। हिट एंड ट्रायल मेथड ये कहता है कि सबसे पहले जिस भी इक्वेशन की आपको बात करना है उसकी वर्ड इक्वेशन लिखिए, फिर उस वर्ड इक्वेशन को चेंज करिए केमिकल इक्वेशन में। राइट द केमिकल इक्वेशन, उस वर्ड इक्वेशन को चेंज करिए बेटा, किस में चेंज करिए? केमिकल इक्वेशन में। फिर क्या करिए बेटा? उस केमिकल इक्वेशन में सिंबॉलिक फार्मूला के पास बॉक्स बनाओ, तो कीप द फार्मूला सेफ। और जहां पर हमारे फार्मूला है तो उसके पास आपको उसके पहले इस तरह के बॉक्स बना देना है। इस तरह क्या बना देना है? बॉक्स। हर फार्मूले के पहले क्या बना देते हैं? बॉक्स बना देना है। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फिर आप इनमें लिस्टिंग कीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स की रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। नाउ चूज वो वाला फार्मूला जिसमें एलिमेंट का नंबर सबसे ज़्यादा हो। फिर आपको उस फार्मूले की बात करना है, सबसे पहले उसको बैलेंस करना है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा हो। फिर आपको क्या यूज करना है बेटा? क्वेश्चन 6 में क्या करना है उसमें बेटा? यूज फार्मूला, जो फार्मूला आपने चूज किया है उसमें भी वो एलिमेंट चूज करो जिसके एटम सबसे ज़्यादा हो। फिर आपने जिस फार्मूले को यूज किया है या चूज किया है उसमें उस फार्मूले को आपको सबसे पहले उस एलिमेंट को पकड़ना है उस फार्मूले के अंदर जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे ज़्यादा हो। फिर उसी एलिमेंट के एटम को बैलेंस करो, बैलेंसिंग स्टार्ट करो, और वहीं से आपको बैलेंसिंग क्या कर देना है बेटा? स्टार्ट कर देनी है। वहीं से आपको बैलेंसिंग को क्या करना है बेटा? स्टार्ट कर देना है। जैसे हम लोग बात करें बेटा एग्जाम्पल से, अब देखिए यहाँ से हम लोग समझेंगे बेटा। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब उसने कहा बेटा स्टीम इज पास्ड ओवर हीटेड आयरन टू फॉर्म मैग्नेटिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब वो कह रहा है बेटा स्टीम इज पास्ड ओवर हीटेड आयरन। अब उसने कहा है बेटा कि आयरन को हमने लिया है। हमने किसको लिया है बेटा? आयरन को। तो उसने कहा है कि बेटा आयरन को हमने लिया। ध्यान समझिएगा बेटा कैसे इस रिएक्शन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देखिए। अब आयरन के ऊपर उसने फ्लो करा दिया है बेटा आपकी स्टीम को। किसको फ्लो किया है बेटा? स्टीम को। तो हमने भी आयरन के ऊपर सबसे पहले हमको वर्ड इक्वेशन लिखनी है।
तो हमने लिख दिया बेटा यहाँ पे स्टीम। सही बेटा। फिर वो कह रहा है जैसे ही आपने यहाँ पे स्टीम फ्लो किया तो यहाँ से बनता है बेटा मैग्नेटिक ऑक्साइड। क्या बनता है बेटा? मैग्नेटिक ऑक्साइड। मैग्नेटिक ऑक्साइड। और साथ में बन रहा है बेटा हाइड्रोजन गैस। साथ में क्या बन रही है बेटा? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस साथ में बनेगी तो वहां जगह में यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान देखिए, साथ में बन गई हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, ये आपसे इक्वेशन बोल रहा है। ये आपकी वर्ड इक्वेशन हो गई बेटा कि आयरन कोई में जब हमने स्टीम को पास कराया तो वहां से मैग्नेटिक ऑक्साइड मिला और आपको साथ में क्या मिल गया बेटा? हाइड्रोजन गैस ऑब्टेंड हो गई। साथ में क्या हो गई बेटा? हाइड्रोजन गैस हो गई। फिर आपको क्या बताया कि जब आप केमिकल वर्ड इक्वेशन को लिख लेंगे तो फिर आप इसका केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। केमिकल इक्वेशन में हम लोग बेटा फार्मूले का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? फार्मूले का। तो ध्यान देखिए अब हम इसको आगे कैसे करेंगे। तो आयरन का फार्मूला होता है बेटा Fe। स्टीम का फार्मूला होता है वाटर। वाटर पेपर को स्टीम बोलते हैं बेटा, तो ये हो गया वाटर। मैग्नेटिक ऑक्साइड ये हमको क्वेश्चन में बता रखा है Fe3O4 है। मैग्नेटिक ऑक्साइड किसको बोला है उसने बेटा? Fe3O4 को बोला है। Fe3O4 को बोला है। प्लस उसने बोला है हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है बेटा? H2। ये तो हमारी इक्वेशन हो गई। अब देखिए तरीका क्या कह रहा है बेटा कि आपको एक बॉक्स बनाना है। सबसे पहले सीखिए कैसे हमको इसको सॉल्व करना है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक बेटा। अब इसके आगे हम लोग देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। अब यहाँ से मैं आपको इसको सही समझा रहा हूँ, ध्यान समझिए। हमने ले लिया बेटा Fe को और उसमें क्या पास करा दिया बेटा? स्टीम को पास कर दिया हमने। उसके ऊपर फ्लो करा दिया स्टीम को। किसको फ्लो करा दिया बेटा? स्टीम को। और जैसे ही स्टीम को फ्लो कराया तो यहाँ से बनेगा मैग्नेटिक ऑक्साइड, जिसका फार्मूला है Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन। हो गया बेटा। अब देखिए इसके आगे बैलेंसिंग कैसे करना है, ध्यान समझिए बेटा कि रिएक्शन को बैलेंसिंग स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर Fe कितने हैं बेटा? 1 है और यहाँ पर Fe कितने हैं बेटा? 3 है। तो सबसे पहले तो Fe को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया बेटा 3। जैसे ही 3 लगाया तो Fe हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया बेटा। अब देखिए ऑक्सीजन की बात करिए, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन बेटा? 4। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन? 1। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ कितना हमको देना पड़ेगा बेटा? 4 देना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन को देखिए बेटा, ये वाला नंबर इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है बेटा। तो हाइड्रोजन कितने हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन है हमारे पास 8। हाइड्रोजन कितने बेटा? 8। अब इधर हाइड्रोजन को अगर 8 करना है तो यहाँ पे मुझे कितना देना पड़ेगा बेटा? 4 देना पड़ेगा। ये होता है हिट एंड ट्रायल मेथड बेटा। अब इसको सही से लिख देंगे 3Fe प्लस 4H2O इसकी रिएक्शन हो रही। तो यहाँ से हमारा क्या बन रहा है बेटा? मैग्नेटिक ऑक्साइड, जिसका फार्मूला है Fe3O4 और साथ में बन जाएगा 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ये आपकी बेटा रिएक्शन होगी। ये पहली रिएक्शन इस तरह से होता है बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड। सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिखिए, फिर केमिकल फार्मूला लिखिए और फिर आप लोग अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग उसको बैलेंस करना है। अब मैंने इसको कहाँ से स्टार्ट किया बेटा? Fe देखा यहाँ 3 थे तो यहाँ पे मैंने 3 कर लिया। ऑक्सीजन 4 थे तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन 8 हो गए तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से इन इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है बेटा। अब देखिए अगली इक्वेशन क्या कहती है उसकी बात कर लेते हैं, ध्यान देखिए। अब बोल रहा है द कंबसन ऑफ मेथेन इन ऑक्सीजन टू फार्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब वो कंबसन करा रहा है बेटा किसका? मेथेन का। ध्यान से देखिए बेटा किसका करा रहा है बेटा? मेथेन का। तो ये हो गई हमारी मेथेन, ये हो गई मेथेन। कंबसन का मतलब होता है बेटा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। किसके साथ बेटा? रिएक्शन ऑक्सीजन। तो उसने बोल रखा है तो हमने भी लिख दिया ऑक्सीजन। यहाँ तक हो गया बेटा। अब उसने कहा है कि जब ये कंबसन होता है तो यहाँ से आपका क्या ऑब्टेंड होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ से ऑब्टेंड हो रहा है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर।
ध्यान से देखते रहिए बेटा। इस तरह की रिएक्शन बोर्ड में फिक्स है कि एक रिएक्शन जरूर पूछी जाएगी बेटा। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, जब वर्ड इक्वेशन लिख दिया तो हमको फार्मूला इक्वेशन लिखना है, यानी कि केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो अब देखिए, मेथेन का फार्मूला हमको लर्न होना चाहिए बेटा, क्या होता है, CH4 होता है। मेथेन का फार्मूला होता है बेटा CH4। ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है बेटा, O2। अब यहाँ से क्या ऑब्टेंड हो रहा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है बेटा, CO2। और साथ में क्या ऑब्टेंड हो रहा है बेटा, वाटर। साथ में आपका क्या ऑब्टेंड हो रहा है बेटा, वाटर। वाटर का फार्मूला होता है H2O। अब सब फार्मूले लिख लिए। अब देखिए, यहाँ से आपको बेटा थिंकिंग के अकॉर्डिंग इन इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाता है बेटा, थिंकिंग के अकॉर्डिंग। तो देखिए, अब इसको कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन की। तो कार्बन यहाँ पे 4 है बेटा, वो सॉरी, यहाँ पे कार्बन 1 है, तो यहाँ पर भी कार्बन 1 है, कार्बन बैलेंस है। अब बात करते हैं बेटा ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन यहाँ है बेटा 2 और 1 3, और यहाँ पे कितने बेटा 2 है। अगर यहाँ 2 है तो हमें यहाँ पर इसको 3 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 3/2 से। तो अब देखिए, इस नंबर का 3/2 का जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे 3, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने बेटा 3। अब बैलेंस हो गया। अब देखिए, बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितने बेटा 4, इधर हाइड्रोजन कितने 2, तो उसको बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ कितना लेना पड़ेगा हमको बेटा 2। अब देखिए, यहाँ से क्या हुआ, 2 जैसे ही लिया। तो अब देखिए, कार्बन आपके बैलेंस है, हाइड्रोजन आपके बैलेंस हो गए, बचा क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को एक बार देखिए, यहाँ पर अब ऑक्सीजन हो गए 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन है बेटा 3। तो उस 3 को 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसका बेटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 का। किसका करना पड़ेगा बेटा, 2 का। और जैसे ही हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का मल्टीप्लाई बेटा 2 का, तो देखिए ये रिएक्शन बैलेंस हो गए। अब मिलाइए, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो ये हो गई आपकी बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से एक और केमिकल इक्वेशन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगली केमिकल इक्वेशन क्या कह रही है। अब अगला आपसे कह रहा है बेटा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फार्म अमोनिया। जब आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं तो वहां से क्या होता है बेटा, अमोनिया को फार्म आउट करते हैं बेटा। किसको फार्म आउट कर रहे हैं बेटा, अमोनिया को। ठीक है, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग। तो अब आपको यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन लिखना है कि कौन सी रिएक्शन यहाँ पे होगी। तो देखिए, सबसे पहले जो बोल रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। वो कह रहा है बेटा कि नाइट्रोजन है, तो हमने भी ले लिया बेटा नाइट्रोजन। सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिखनी, तो ये हो गई नाइट्रोजन। फिर नाइट्रोजन की रिएक्शन उसने कराई हाइड्रोजन से, तो हम भी उसकी रिएक्शन करा देंगे बेटा हाइड्रोजन से। नाइट्रोजन की रिएक्शन हो गई हाइड्रोजन से, और उसने कहा है कि जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ से क्या ऑब्टेंड होता है बेटा, अमोनिया। तो हमने भी यहाँ से ऑब्टेंड करा दिया अमोनिया। ये ऑब्टेंड हो गई। अब देखिए आगे रिएक्शन कैसे होगी बेटा। नाइट्रोजन का फार्मूला होता है बेटा N2, हाइड्रोजन का फार्मूला होता है बेटा H2, और अमोनिया का फार्मूला होता है बेटा 2NH3। क्या होता है बेटा, NH3। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। अब देखिए इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ध्यान देखिए। यहाँ नाइट्रोजन कितने बेटा 2, और यहाँ नाइट्रोजन कितने 1। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ कितना लगा दूंगा 2। अब हाइड्रोजन की बात करिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बेटा 6 है, तो यहाँ पे कितना लगा दूंगा बेटा 3। अब इसको चेक कर लीजिए, ये आपकी केमिकल इक्वेशन एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। उम्मीद है कि इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है उसकी बात करते हैं। इसी तरह के ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बेटा, ये बोर्ड में प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन है और कई बार रिपीट भी हो चुके हैं, तो इसलिए इनको अच्छी तरह से आप सीख लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता है। अब क्या कह रहा है, बैलेंस द फॉलोइंग स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, जो आपका स्लेटल इक्वेशन दी गई है इसको बैलेंस करना है। तो देखिए बैलेंस करने के लिए यहाँ mg कितने हैं बेटा 3, यहाँ पे mg कितना है 1 है, तो इसको 3 बनाने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, mg बैलेंस हो गया बेटा। अब देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2, और यहाँ पे नाइट्रोजन है 1, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मुझे 2 लिख देना होगा। तो अब ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, mg3n2 प्लस H2O
अब यहाँ पे मैंने बेटा 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 3 mgOH का होल ट्वाइज, और साथ में यहाँ पर बेटा 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2NH3। ठीक है, अब देखिए Mg बैलेंस हो गया, N बैलेंस हो गया। अब बचा क्या बेटा, हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, इधर बात करिए। यहाँ पर आपके 6 हाइड्रोजन है बेटा, भाई यहाँ से आएगा 2 हाइड्रोजन, और 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे तो 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे बेटा। और यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन बेटा, 6, 3 2 जा 6, तो टोटल हाइड्रोजन हो गया बेटा 12। और अगर 12 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 का। तो देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी आपके बैलेंस हो गए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन है हमारे पास कितने, 6, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 6। ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्या कह रहा है बेटा, अगला कह रहा है फास्फोरस बर्न इन ऑक्सीजन टू फार्म फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब वो कह रहा है कि जब हम बेटा फास्फोरस को बर्न करते हैं तो सबसे पहले हमको वर्ड इक्वेशन लिखना है, तो मैंने लिख लिया बेटा फास्फोरस। यहाँ पर फास्फोरस, अब देखिए फास्फोरस बर्न इन ऑक्सीजन, किसके द्वारा बर्न हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑक्सीजन। और जब यहाँ पर बेटा हो गया तो यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से बन रहा है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। यहाँ से बन क्या रहा है बेटा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, तो पेंटाऑक्साइड यहाँ से आपका बन जाएगा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिखना है। अब इसको हमको फार्मूले में चेंज करना है। तो फास्फोरस का फार्मूला होता है बेटा P4, फास्फोरस का फार्मूला याद रखिए बेटा P4। ऑक्सीजन का फार्मूला होता है बेटा O2, ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है बेटा O2। ठीक है, और इससे हमको बन रहा है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो फार्मूला होता है बेटा P2O5, P2O5। अब देखिए अगर हमको इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कैसे करेंगे। सबसे पहले फास्फोरस यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो उसको 4 करने के लिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। फास्फोरस बैलेंस हो गया बेटा। ऑक्सीजन टोटल हो गए 10, तो यहाँ इसको ऑक्सीजन को 10 बनाने के लिए कितने मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, 5 का। ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। कौन सी इक्वेशन हो गई बेटा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई हमारी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं, अगला क्या कह रहा है। ठीक है, अब अगली इक्वेशन को देखिए क्या कह रहा है बेटा। सिल्वर इज precipitated out when a copper strip is dipped in silver nitrate solution. The solution turn blue due to the formation of copper second nitrate. अब देखिए इसकी क्या हो गया, उसने बोला बेटा सिल्वर इज precipitated out when a copper strip dipped in the silver nitrate। तो वो कह रहा है बेटा कि एक सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। ध्यान समझिए बेटा। अब उसने क्या किया, इसमें कॉपर स्ट्रिप को डिप कर दिया बेटा। उसने किसको यहाँ पे डिप किया है बेटा, कॉपर स्ट्रिप को, तो हम भी यहाँ पे डिप कर देंगे कॉपर स्ट्रिप को, कॉपर स्ट्रिप डिप हो गई बेटा। अब यहाँ से क्या हो रहा है, वो उसने बोला द सोल्यूशन टर्न ब्लू फार ब्लू फार्मूल, जो आपका सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है ब्लू, और क्यों होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकेंड नाइट्रेट। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से कॉपर सेकेंड नाइट्रेट बन जाता है बेटा, कॉपर सेकेंड नाइट्रेट। ठीक है, और साथ में यहाँ पर सिल्वर प्रेसिपिटेट हो जाती है, और साथ में यहाँ पे क्या प्रेसिपिटेट हो जाती है बेटा, सिल्वर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगी, ये तो हमसे इक्वेशन बोल रहा है। अब देखिए इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे इसकी बात कर लेते बेटा। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए बेटा, होता है AgNO3, AgNO3 होता है फार्मूला। कॉपर स्ट्रिप का फार्मूला हमको पता होना चाहिए बेटा, कॉपर का होता है Cu। अब जैसे ही हमने यहाँ पे डाला तो कॉपर नाइट्रेट का फार्मूला होता है बेटा CuNO3 का होल ट्वाइज, NO3 का होल ट्वाइज, और साथ में बन रहा है बेटा सिल्वर, सिल्वर का फार्मूला होता है Ag।
ये तो हमारी हो गई केमिकल इक्वेशन। अब इसकी बैलेंसिंग देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। तो ध्यान देखें, Ag यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी Ag 1 है, पर नाइट्रेट यहाँ पर 1 है और यहाँ पे नाइट्रेट कितने बेटा 2 है, NO3। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ मुझको 2 लगाना पड़ेगा, और जैसे ही 2 लगाया तो Ag को बैलेंस करने के लिए भी 2 लगाना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास Ag बैलेंस हो गया, NO3 बैलेंस हो गया, Cu 1 है, Cu 1 है, ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। ये कौन सी इक्वेशन हो गई बेटा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो